कि बॉडी के अंदर हमारी जो फिजियोलॉजिकल पीएच है 7.35 से 7.45, तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, ये सारे के सारे एंजाइम्स उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर ही सर्वाइव करते हैं। लेकिन अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत गर्म हो गया, बहुत ठंडा हो गया, बॉडी की पीएच डिस्टर्ब हुई, या पीएच स्पेसिफिक रीजन, जिस रीजन में जो पीएच, अगर वो पीएच अफेक्ट हो गई, टाइम की अगर वेरिएशन आई और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन अगर कम ज़्यादा हुई, तो ये तमाम के तमाम हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि एंजाइम जितने भी हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ही काम करते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो सलाइवा में है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो हमारे स्टमक के एचसीएल में, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो लिवर में है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो बोन्स के अंदर हैं। तो हर रीजन का, हर एनवायरनमेंट का हमारे पास जो पीएच का लेवल है वो चेंज होता है। जैसे कि हमारे सलाइवा की पीएच है अराउंड 6 और जबकि स्टमक की पीएच है अराउंड 2। तो इतनी ज़्यादा जो वेरिएशन है पीएच में, ये एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस भी इसकी वजह से होती हैं और एंजाइम की एक्टिविटी इसकी वजह से अफेक्ट होने की चांसेस होते हैं। अगर कोई भी एंजाइम अपनी नॉर्मल रेंज से, कोई भी एंजाइम अगर अपनी नॉर्मल रेंज से या मिसाल के तौर पे अपने रीजन से अगर वो निकल के बाहर आता है, या क्या मिसाल के तौर पे एंजाइम के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटी या कोई भी डिफेक्ट अगर आता है, तो उसकी एबिलिटी खत्म हो जाती है कि वो अपने साथ किसी भी सबस्ट्रेट को बाइंड कर सके, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। और यही चीज़ हम आगे अभी कुछ एंजाइम भी डिस्कस करेंगे जो हमारे पास ऐसा बायोमार्कर के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि जल्दी से बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, कि एंजाइम्स जितने भी हमारे पास होते हैं, दे आर मोस्ट एक्टिव एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास, जैसे कि आपको ग्राफ भी शो कर रहा है कि जैसे जैसे ग्राफ हमारे पास ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी हमारे पास है वो भी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास वो एंजाइम, वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो शो कर रहा होता है। लेकिन टेम्परेचर अगर हमारे पास 40 से ज़्यादा होना शुरू होगा, तो जो भी पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास प्रोटीन्स के अंदर मौजूद है, अमाइनो एसिड्स के दरमियान मौजूद है, वो सारी लिंकेज जो है वो टूटना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर लॉस करना शुरू कर देगा। तो बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर भी या बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर भी, दोनों केसेस के ऊपर भी एंजाइम्स जो हैं वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो जो है वो नहीं कर सकते। अगर टेम्परेचर बहुत लो है, तो जो एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो एंजाइम्स अपनी मैक्सिमम एक्सेलेंट एफिशिएंसी के ऊपर काम करेंगे। और अगर वो अपनी रेंज से अगर बाहर चला जाएगा, तो उसकी वजह से एंजाइम जो है वो उसका स्ट्रक्चर डीनेचर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेप्टाइड लिंकेज जो होती है वो टूटना शुरू हो जाती है बिटवीन द अमाइनो एसिड्स, जिसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है। तो 40 डिग्री, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम अपनी जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। क्लियर है मेरी बात ये वाली? जी सर, यस क्लियर है। सर। यस ठीक सर। है, फिर बात कर लेते हैं एंजाइम एक्टिविटी पीएच की बात कर लेते हैं। कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वैसे ही एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच भी होती है। ये हमारे पास एक टेबल मौजूद है, जैसे कि पेप्सिन है, यूरिएज है, सुक्रेज है, अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, अर्जिनेज है। इन सबकी लोकेशन चेक करो, सबकी अलग है। पेप्सिन जो है वो स्टमक में, यूरिएज जो है वो लिवर में है, सुक्रेज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास जो है वो मौजूद है। ज़्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल पीएच होती है ना, 7.35 से लेकर 7.45 तक, उसी पे एक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स हमारे पास ऐसे हैं जो रीजन के अकॉर्डिंग, अगर उसको उतनी पीएच नहीं मिलेगी तो वो डीनेचर हो जाएंगे। जैसे कि पेप्सिन हमारे पास हो गया, वो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो सर्वाइव करता है। लेकिन अगर उसको हाईली अल्कलाइन एनवायरनमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, तो पेप्सिन अपनी एक्टिविटी जो है वो लूज कर देगा और उसकी वजह से एंजाइम अपनी एक्टिविटी लॉस कर देता है। जितने भी एंजाइम लिखे हैं उन सबके आगे उनकी पीएच भी मेंशन्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट और आपको जो है वो याद होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि ट्रिप्सिन की पीएच कितनी होती है, पेप्सिन की पीएच कितनी होती है। स्टमक की पीएच जैसे लिखा हुआ है अराउंड होती है 2, जबकि हमारे पास अगर लिवर की बात करें तो उसकी पीएच हमारे पास कितनी होती है, अराउंड 9.7। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास एंजाइम्स हैं और इनके मुख्तलिफ किस्म के सबस्ट्रेट भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन ये ग्राफ भी हमें यही बता रहा है कि 7.35 से लेकर 7.45 तक जो है वो ऑप्टिमम पीएच एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की, जिसपे अगर उनकी पीएच ज़्यादा डिस्टर्ब हो, हाईली एसिडिक या हाईली अल्कलाइन तरफ चला जाए एंजाइम के नेचर के अगेंस्ट, तो उसका जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का वो खराब हो जाता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक है, यस सर। फिर हम बात कर लेते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। कि हम ये समझते हैं कि मिसाल के तौर पे एंजाइम के पास जो है वो एक ही एक्टिव साइट होती है, ऐसा नहीं है। सिंगल एंजाइम कंटेन्स मल्टीपल एक्टिव साइट्स। तो वही वाली बात है कि एंजाइम की जब सारी की सारी एक्टिव साइट, लेट्स सपोज एक एंजाइम है और उसके पास जो है वो 5 एक्टिव साइट्स हैं। अगर वो एंजाइम की एक एक्टिव साइट, अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई 5 में से कोई एक ऑक्यूपाई हुई हुई है,
तो इस बात का मतलब क्या है कि एंजाइम के पास पोटेंशियल तो है काम का और करने का, मतलब इसका मतलब क्या है कि 4 एक्टिव साइट खाली पड़ी हुई हैं और सिर्फ एक ही एक्टिव साइट यूज हो रही है, तो एंजाइम पे इतना वर्कलोड नहीं आता। लेकिन जब एंजाइम की पांचों एक्टिव साइट जो है वो ऑक्युपाई होती हैं, तो उस वो ऐसा एंजाइम व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड बाय डिफरेंट सोर्स ऑफ सबस्ट्रेट्स, तो ऐसा एंजाइम हमारे पास कहलाता है सैचुरेटेड। क्या कहलाता है? सैचुरेटेड। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी मैं आपको बोलूँगा एंजाइम इज सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि उसकी जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं उन सब के साथ कोई ना कोई सबस्ट्रेट हमारे पास जो है वो अटैच है। जब भी एंजाइम सैचुरेटेड होगा उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है या मैक्सिमम काम करने की सलाहियत जो है वो बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे उसकी कम से कम एक्टिव साइट्स ऑक्युपाई होंगी, ग्राफ जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे उसकी सारी एक्टिव साइट्स ऑक्युपाई होंगी, एंजाइम एक्टिविटी भी हमारे पास जो है वो इंक्रीज होगी, और उसकी वजह से हमारे पास जो है वो एक लीनियर ग्राफ जो है वो बनना शुरू हो जाता है। लिनियरिटी क्यों बनना शुरू हो जाती है और ये ग्राफ कंटिन्यू पर क्यों नहीं रहता? क्योंकि जब अगर लेट सपोज एक एंजाइम के पास 5 एक्टिव साइट्स हैं और वो पांचों की पांचों ऑक्युपाई हो गई हैं, तो ये एंजाइम की लिमिट आ गई है। जब लिमिट आती है तो ग्राफ हमारे पास आके स्ट्रेट लाइन में आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई भी एक्टिव साइट खाली होती है, दूसरा एंजाइम आके बाइंड करता है, तो एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो दोबारा हमारे पास बढ़ना जो है वो शुरू हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको मैं क्या बता रहा हूँ? जी सर, समझ आ रही है। सर एक क्वेश्चन है। जी 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 बोले। सर हर जो भी एंजाइम होते हैं उनकी 5 ही एक्टिव साइट्स होती हैं या उससे कम भी हो सकती हैं या ज़्यादा हो सकती हैं? नहीं नहीं, पांच तो मैं आपको मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, मतलब पांच नहीं होती, पांच से ज्यादा भी हो सकती हैं, पांच से कम भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है हमारे पास एंजाइम कौन सा है और वो कौन से लोकेशन के ऊपर मौजूद है और वो किस टाइप के सबस्ट्रेट्स को बाइंड कर रहा है। वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा था कि पांच अगर हों, लेकिन एंजाइम के पास हमारे पास जो है वो 10 15 20 तक होती हैं, बल्कि ज्यादा भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास एंजाइम कितना बड़ा है और कौन से रीजन के अकॉर्डिंग जो है फिर एंजाइम्स के हवाले से हम बात कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। फिर आखिर में ये हम 3 फैक्टर्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो पहला मैंने आपको बताया टेम्परेचर, सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ पीएच और थर्ड बता रहा हूँ सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। जो फोर्थ हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, वो हमारे पास है टाइम। टाइम हमारे पास जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। अक्सर और बेशतर क्या होता है कि एंजाइम की एक एक्टिव साइट मौजूद है, उस पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हुआ और लेट सपोज कि मैं आपको बोलूँ कि एंजाइम को एक रिएक्शन कैटलाइज करना है। उस रिएक्शन को कैटलाइज करने के अंदर लगेंगे 5 सेकंड कि एक एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट के ऊपर आगे सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड हो गया। अब उस सबस्ट्रेट को एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर कम से कम 5 सेकंड गुजारने हैं, तो जाके हमारे पास वो सबस्ट्रेट जो है वो एक प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगा। कभी-कभार हमारे पास क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है वो 5 सेकंड का टाइम अपने एक्टिव साइट के अंदर नहीं गुजारता और वो जल्दी एंजाइम के एक्टिव साइट से निकल के बाहर आ जाता है, या वो बहुत देर तक बाइंड जो है वो रहता है। अगर वो सब जल्दी निकल के बाहर आ गया एक्टिव साइट से, या वो बहुत देर तक बाइंड रहा एक्टिव साइट के अंदर, तो उससे भी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो है वो फर्क आ सकता है। और तो इसीलिए टाइम भी हमारे पास जो है वो एक बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है कि, और ये 5 सेकंड भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। हर सबस्ट्रेट का हमारे पास एक डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कुछ सबस्ट्रेट 1 सेकंड के लिए बाइंड होते हैं, कुछ सबस्ट्रेट्स आधे-आधे मिनट के लिए भी मतलब बाइंड हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की नेचर के अकॉर्डिंग और एंजाइम में उसको कितनी देर गुजारना है, जो भी उसका ऑप्टिमम टाइम पीरियड है कि अगर किसी को 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 सेकंड, 6 मिनट, 12 घंटे जितनी भी देर उसको गुजारनी है, वो उतनी देर एंजाइम के एक्टिव साइट में गुजारेगा और उसके बाद ही कंप्लीट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होकर हमारे पास जो है वो निकल के बाहर आएगा। तो टाइम भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसकी वजह से भी एंजाइम की एक्टिविटीज़ जो है वो हो सकती हैं। कोई सबस्ट्रेट जल्दी निकल जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। कोई सबस्ट्रेट अगर देर तक मौजूद रहेगा उसका मतलब क्या है कि एंजाइम की एक्टिविटी तो भी डिक्रीज़ हो रही है। कोई एंजाइम जल्दी रिलीज़ कर देगा अगर, तो इसका एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होगी। एज़ इन केसेस ऑफ कैंसर के उसके अंदर भी यही होता है कि हमारे पास जो है वो ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है और सेल डिवीजन के अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो प्रॉपर्ली रिएक्शंस को कैटलाइज़ करते ही नहीं हैं। जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है और एबनॉर्मल सेल डिवीजन को रिमूव करने के लिए भी एंजाइम्स एक्टिव साइट काम नहीं करती। ये भी एक थ्योरी है मल्टीपल किस्म की, जिसकी वजह से ट्यूमर की डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है और वही चीज़ लीड करती है फिर कैंसर की तरफ। लेकिन यहाँ तक बात मेरी क्लियर है? यस सर। यस सर। yes sir। 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 yes sir।
क्लियर है मेरी बात? यस सर, क्लियर है। आप बताओ ना मुझे, मैं खामोशी से बैठा सुन रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा हम बात कर लें एंजाइम एक्टिवेटर की और एंजाइम इनहिबिटर की। तो नाम से समझ में आ रहा है कि एंजाइम एक्टिवेटर हमारे पास कौन सी चीज़ होगी, ये वो चीज़ें होती हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। और ये हमारे पास किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी, मतलब कि किसी भी एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर भी बाइंड कर सकती हैं, और एंजाइम की जो एलोस्टेरिक साइड होती है ये उसके ऊपर भी जो है वो बाइंड कर सकती हैं। जबकि एंजाइम इनहिबिटर जो होते हैं वो हमारे पास ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं। कोई एग्जाम्पल मुझे बता सकता है कि एंजाइम इनहिबिटर हमें क्यों चाहिए होता है? कोई ऐसी एग्जाम्पल हो, कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसको रोकना हो? कोई एग्जाम्पल? सर अगर मैं मुझे वो है नहीं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। जैसे अगर हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ एक नॉर्मल लिमिट से बढ़ जाती है, तो उसको स्टॉप करवाने के लिए भी तो हम एंजाइम ही काम करते हैं। तो इसी वजह से ठीक है। हाँ, तो मसलन हमारे पास अगर इंसुलिन की फॉर्मेशन वो ज़्यादा हो रही है, नॉर्मल से हम्म, बियॉन्ड हो रही है, तो मतलब हमारी बॉडी में क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। तो उसको इंसुलिन के जो है कम करवाने के लिए भी तो हमारे हमें चाहिए ना, एंजाइम चाहिए होंगे जो एंजाइम इनहिबिटर चाहिए होंगे जो एक्टिविटी को डिक्रीज करें, स्टॉप करें। हर वो काम जो हमारी बॉडी में एक्सेसिव लेवल के अंदर होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। किसी ने पेशेंट देखा है उसका? यस सर। क्वेटर हो जाता है गले के अंदर ना, मतलब बड़ा सा मौजूद होता है, और उसका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, और उसकी आंखें भी फटी हुई होती हैं, बड़े मतलब कॉम्प्लिकेशन जो है वो चल रही होती हैं। तो एंजाइम इनहिबिटर हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। जितनी भी बीमारियां हमारी बॉडी में होती है ना, ज़्यादातर वो सारी की सारी होती ही तब हैं जब एंजाइम्स अपना काम या तो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से कर रहे होते हैं, या काम करना ही छोड़ देते हैं। तो अगर एंजाइम स्लो होगा तो उसके लिए हम उसको ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाए, ताकि वो चीज़ प्रॉपर तरीके से काम होने लगे बॉडी में। और कोई काम अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा होगा तो उस काम को रोकने के लिए भी हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर मौजूद होते हैं। और वो इनहिबिटर्स हमारे पास जो है वो जाके एक्टिव साइट के ऊपर भी और एलोस्टेरिक साइट के ऊपर भी जाके बाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात की थी हुमैरा ने, बिल्कुल वेरी गुड। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं एलोस्टेरिक साइट की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंजाइम की हमारे पास एक एक्टिव साइट है, और दूसरी हमारे पास जो है वो एलोस्टेरिक साइट होती है। एक होती है एलोस्टेरिक इनहिबिशन, एक होती है एलोस्टेरिक एक्टिवेशन। दोनों केसेस में ज़्यादा एलोस्टेरिक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक एक्टिवेशन से नाम से समझ में आ रहा है कि हमारे पास कोई भी इनहिबिटर आएगा, जैसे कि ये रेड कलर का, या हमारे पास कोई भी एक्टिवेटर आएगा, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ एलोस्टेरिक एक्टिवेशन। ये दोनों के दोनों इनहिबिटर और एक्टिवेटर आके हमारे पास एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के ऊपर ही आके बाइंड करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो होने के चांसेस हमारे पास ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। बहुत कम बहुत कम हमारे पास एक्टिवेटर और इनहिबिटर ऐसे हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जाके बाइंड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इसलिए जाके एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करते हैं ताकि उसके लिए कन्वीनियंट है। कोई मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है कि इनहिबिटर हाँ जाके एंजाइम की एक्टिव साइट पे क्यों नहीं बाइंड करते, एलोस्टेरिक साइट को क्यों प्रेफरेंस देते हैं? सर क्योंकि क्या होता है कि जब इलस्ट्रेट साइट पे अगर कोई इनहिबिटर आ जाता है तो वो हमारे जो एंजाइम होते हैं उनकी शेप को चेंज कर देता है। जब शेप चेंज हो जाती है तो कोई भी सबस्ट्रेट आके अगर कोशिश करेगा वहां पे बाइंड होने की, तो वो उसको बाइंड होने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो एक्टिव साइट को क्यों नहीं प्रेफर करते, और उसको उसको क्यों प्रेफर करते हैं एलोस्टेरिक साइट को? सवाल मेरा ये है। होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास एलोस्टेरिक साइट को क्यों प्रेफर करते हैं? जी, कोई जवाब?
जी, कोई जवाब? सर कोई जवाब नहीं है, आप बता दें। आपने क्या बताया था उमेरा? मैंने सर ये बताया था कि वो ज़्यादातर एलोस्टेरिक साइट पे इसलिए प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे जाके बाइंड करते हैं जब इनहिबिटर कोई भी, तो एंजाइम की जो शेप होती है, एलोस्टेरिक साइट की वो शेप होती है, वो चेंज हो जाती है। इस वजह से जो सब्सट्रेट होता है वहाँ पे फिट नहीं हो सकता। जैसे आपने की लॉक मॉडल बताया था, तो वहाँ पे उसकी जो शेप है वो अल्टर हो जाएगी। जब शेप अल्टर हो जाएगी तो एक्टिव साइट पे सब्जेक्ट जो है वो वहाँ पे बाइंड नहीं करेगा और जो है इनहिबिशन होगी। बिल्कुल, मैकेनिज़्म आपने बहुत अच्छा बताया, एक्सप्लेनेशन आपने बहुत अच्छी बताई है। इसी हवाले से ही जो आपके सवाल के जवाब है मैं आपको देता हूँ इसी टॉपिक के अंदर, वो था एंजाइम इन्हिबिशन, कि एंजाइम की इन्हिबिशन हमारे पास जो है ना वो बड़ी एक डिबेट है। मतलब डिबेट इन द सेंस कि मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए ना हमारे पास 2 टाइप के इन्हिबिटर होते हैं। एक होते हैं रिवर्सिबल, एक होते हैं इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल क्या होते हैं कि वो हमेशा के लिए जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर देते हैं या एंजाइम के काम को एंजाइम एंजाइम जैसे कि फैन के रेगुलेटर होते हैं, हम सबके घर में पंखे लगे हुए हैं, फैन लगे हुए हैं। फैन के लिए हमारे पास स्विच बोर्ड के अंदर एक रेगुलेटर होता है। जब हमें गर्मी लगती है, हम रेगुलेटर से फैन को तेज़ कर देते हैं, और जब हमें सर्दी लगती है तो हम रेगुलेटर से पंखे को जो है वो स्लो कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से रिवर्सिबल इनहिबिटर्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं, क्योंकि ये जाके एंजाइम की एक्टिव साइट या एलोस्टेरिक साइट के साथ जाके बाइंड करते हैं नॉन कोवेलेंटली, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं या आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। और ये हमेशा के लिए एंजाइम की एक्टिविटी को बंद नहीं करते। मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हमारे पास यूज़ नहीं होते, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ही जनरली यूज़ करते हैं। और ये इनहिबिटर्स होते हैं 3 टाइप के, एक होते हैं कंपेटिटिव, एक होते हैं नॉन कंपेटिटिव और एक होते हैं अनकंपेटिटिव। और तीनों के तीनों हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए अगर हम बात करें कंपेटिटिव इनहिबिशन, कंपेटिटिव का मतलब ही ये बात आप समझ लें कि जैसे ही हमारी बॉडी में ये इनहिबिटर एंटर होता है तो ये compete करता है, मतलब ये रेस लगाता है कि एक एंजाइम है वो अपने एक्टिव साइट को लेके बैठा हुआ है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर इनके दरमियान एक रेस होती है कि कौन पहले जाकर एंजाइम के एक्टिव साइट से जाके बाइंड करेगा। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट पहले जाके बाइंड कर जाएगा तो रिएक्शन कैटलाइज हो जाएगा, और अगर पहले इनहिबिटर जाके बाइंड करेगा तो उस चक्कर में हमारे पास क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। लेकिन जब शुरू में लोग इसको देने लगे कंपेटिटिव इनहिबिटर को, तो उनको अंदाजा हुआ कि यार कभी तो सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है, कभी जाके जो है वो ड्रग बाइंड होती है या इनहिबिटर बाइंड होता है। तो हम क्यों ना इसकी एलोस्टेरिक साइट को यूज करें, जो कि मेरा सवाल था कि एक्टिव साइट हमारे पास जो है वो तो प्राइमरी साइट होती है फॉर ऑल द सबस्ट्रेट्स। अब उसी के अंदर सारे सबस्ट्रेट जा रहे हैं, अब उसके अंदर बीच में अगर मैं कोई इनहिबिटर भी डाल दूंगा तो उसकी जो मतलब जो चांसेस हैं इनहिबिटर के बाइंड होने के, दे आर वेरी स्लिम, क्योंकि बहुत सारे सबस्ट्रेट वहां पहले से ही मौजूद हैं और सब लाइन बाय लाइन जो है वो एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर जा रहे हैं। तो क्यों ना जो हमेरा ने बात की मैं जाके उसकी एलोस्टेरिक साइड पे जाके बाइंड कर जाऊं, और जब मैं उसकी एलोस्टेरिक साइड पे जाके बाइंड करूंगा तो एंजाइम का स्ट्रक्चर का जो शेप है वो ही ऑल्टर हो जाएगा, और ऑल्टर होने की वजह से कोई भी चीज उसके साथ आगे बाइंड नहीं कर पाएगी। तो कंपेटिटिव इनहिबिशन के अंदर क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि इनहिबिटर विल बाइंड टू द एक्टिव साइट। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर इनकी झंझट में ही नहीं पड़ता, वो जाके इनहिबिटर जाता है और जाके उसकी एलोस्टेरिक साइड पे जाके बाइंड कर जाता है। चाहे एक एक सबस्ट्रेट हमारे पास हो या 1 लाख सबस्ट्रेट हमारे पास हो, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर को या नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिशन को, कि वो जाके जैसे ही वो बाइंड करता है, एंजाइम का स्ट्रक्चर का जो शेप है वो ऑल्टर हो जाता है, और जब शेप हमारे पास ऑल्टर हो जाता है तो उसकी वजह से फिर फर्दर एंजाइम जो है वो कोई भी रिएक्शन कैटलाइज करने का काम नहीं रह पाता। तो कंपेटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा कि एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट विल सॉरी the inhibitor and the substrate will compete for the active site। नॉन कंपेटिटिव में क्या होगा कि एंजाइम हमारे पास मौजूद है, उसकी प्राइमरी एक्टिव साइट के ऊपर आके सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं, जबकि उसकी जो एलोस्टेरिक साइड है, जो पीछे वाली साइड है, वहां पे हमारे पास आगे नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर जो है वो मौजूद होते हैं। क्लियर है मेरी बात सबको? सर कम्पिटेटिव इनहिबिशन नहीं समझ में आई, बाकी दोनों समझ में आए, कम्पिटेटिव इनहिबिशन और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन। कम्पिटिटिव के अंदर हमारे पास आप ये समझ लें कि बॉडी में लेट्स सपोज कोई एक एंजाइम है, कोई भी एक एंजाइम है जो तेज काम कर रहा है और मुझे उसको रोकना है, उसको मुझे वो मैंने उसको कंपेटिटिव इनहिबिटर वाला उसको मैंने बॉडी में इंजेक्ट कर दिया उसकी बॉडी में मैंने। जैसे ही वो ब्लड में आएगा तो सबस्ट्रेट भी ब्लड में मौजूद है और जो हमारे पास इनहिबिटर है वो भी ब्लड के अंदर मौजूद है।
इन दोनों में से जो भी पहले जाके बाइंड कर जाएगा एंजाइम के साथ, वही वाला रिएक्शन आगे कैटालाइज हो जाएगा। क्योंकि कंपेटिटिव इनहिबिटर के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग है कि कोई भी सबस्ट्रेट हमारे पास जो है अगर उसको एंजाइम के साथ जाके बाइंड करना है तो वो 50% है, क्योंकि 50% चांसेस हैं कि सबस्ट्रेट रेस जीत जाए और 50% चांसेस हमारे पास हैं कि इनहिबिटर जो है वो हमारे पास आगे रेस जीत जाए। इन दोनों में से जो भी पहले जाके बाइंड करता है उसको हम बोलते हैं कंपेटिटिव इनहिबिटर। नॉन कंपेटिटिव इस झंझट में ही नहीं पड़ता, वो आराम से जाता है और एंजाइम की जो एलोस्टेरिक साइड होती है उसको जाके बाइंड कर जाता है। जबकि जो अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर होता है, जो लास्ट टाइप की इनहिबिशन आपकी है अनकम्पेटिटिव, इसके अंदर क्या होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट को टेंशन लेते ही नहीं है, और वो क्या बोलते हैं कि एंजाइम पहले सबस्ट्रेट आराम से आए, आके एक्टिव साइड में जाए, और जाने के बाद क्या बना ले हमारे पास ई एस कॉम्प्लेक्स, जैसे कि नीचे लिखा हुआ भी है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब हमारे पास बन जाए तो बनने के बाद हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को जो है वो खत्म करें, ताकि वही चीज मेरे पास आगे जाके प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट ना हो सके। तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला जो हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर है वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, जो हमारे पास एंजाइम की एलोस्टेरिक साइड के ऊपर जाके जो है वो बाइंड करता है। मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर, क्लियर है। किसी और कोई सवाल तो नहीं है अभी? कोई सवाल है किसी का? नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। जी जी बोले। नहीं सर, कोई सवाल कोई नहीं है, सवाल नहीं? समझ आ गया सर। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं बायोमार्कर और क्लिनिकल इंडिकेटर्स ऑफ डिजीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लास्ट टॉपिक है, चैप्टर छोटा ही था इसके अंदर, कि एंजाइम्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कुछ रीजन हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके अंदर एंजाइम की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होती है। जैसे कि लिवर के प्रोफाइल हम एलएफटी करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, या सीबीसी करते हैं, या क्रिएटिनिन टेस्ट करते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के हम टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है वो एंजाइम का लेवल चेक करते हैं कि अगर वो एंजाइम अपनी डिजायर्ड रेंज के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है कि ऑर्गन ठीक है। डीएच उसको शॉर्ट में बोलते हैं, जो पाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर होता है। अब लेट सपोज किसी को अंजाना का अटैक हुआ या किसी को एमआई का अटैक हुआ, जिसकी वजह से जो एलडीएच था वो उसके, जब उसके हार्ट के मसल्स डैमेज हुए तो एलडीएच जो हार्ट के अंदर होता है वो निकल के हमारे पास ब्लड में आना शुरू हो गया। तो जो क्लिनिकल साइड होती है वो वहाँ से लेबोरेटरी सैंपल मंगवाते हैं और मंगवा के चेक करते हैं कि उसके अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज तो नहीं आ रहा, और अगर उसके अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज अगर आ रहा होता है तो वहां से कंफर्मेशन हो जाती है लेबोरेटरी से ही कि बंदे को भाई अंजाना हुआ है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से वो इंसान जो है वो मतलब अपने उसके ब्लड में जो है हमारे पास यही एलडीएच का एंजाइम जो है वो आ रहा है। क्योंकि जनरली इसका काम क्या होता है कि ये बिल्कुल हार्ट के अंदर होता है और हार्ट से बाहर नहीं आता। तो एलडीएच हमारे पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे हार्ट मसल्स के अंदर ही मौजूद हो रहा होता है। तो डिफरेंट तरह के ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डिजीज की इंडिकेशन करवाने के अंदर जो है वो काम जो है वो कर रहे होते हैं। जैसे कि मोस्टली उसको डिटेक्ट किया जाता है क्लिनिकल लेबोरेटरीज के अंदर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज, और ये ब्लड के अंदर हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी, पीनियल, प्रोस्टेट, मुख्तलिफ ग्लैंड। अगर ज़्यादातर हमारे पास ब्लड टेस्ट होता है जो हमारे पास इनिशियली एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर देता है कि पेशेंट को बेसिकली कॉम्प्लिकेशन क्या है। अगर पेशेंट की कई बार नॉर्मल रिपोर्ट सही आ रही होती है तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उनको काउंसिल करते रहेंगे और उनको जो है वो मतलब उस सोशल ट्रॉमा से जो भी चीज़ होगी उससे निकाल के बाहर जो है वो लेकर आएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात सबको, मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की। ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटी छोटी हैं। सबसे पहला एंजाइम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एएलपी। कभी कभी नाम सुना है एएलपी का? यस सर, सुना है। अच्छा, ये एएलपी हमारे पास बेसिकली सबसे ज़्यादा हमारे पास एक ऐसा एंजाइम है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारी बोन्स के अंदर, हमारे लिवर के अंदर। ये बात याद रखिएगा। अगर किसी की एलएफटी रिपोर्ट आप पढ़ रहे हो, किसी का एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर लेवल इसका बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इस बात का मतलब क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? मतलब लिवर में कोई इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस हो सकता है। सॉरी आपके पास बहुत हल्की आ रही है। सर, इस
का मतलब है कि अल्कलाइन फास्फेट एंजाइम बढ़ा हुआ है। जब एंजाइम बढ़ा हुआ है तो कोई ना कोई लिवर को कोई ना कोई इन्फेक्शन है लिवर में, या कोई इन्फ्लामेशन हो गया, या कोई इंजरी है, या कोई इशू है जो जिस वजह से जो है ये एंजाइम बढ़ गए। एग्जैक्टली ये बात याद रखिएगा कि ज़्यादातर हमारे पास ये लिवर डिसऑर्डर्स और बोन डिजीजेस के अंदर जो है वो एएलपी का लेवल बढ़ा हुआ होता है 20 to 140 यूनिट पर लीटर जनरली मेल्स और फीमेल्स के अंदर उसकी ऑन एवरेज जो है वो रेंज होती है, जो नॉर्मल रेंजेस इसकी कहलाती हैं। अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है या कम है, दोनों केसेस के अंदर जो है वो इनिशियल बल्कि फ़ौरन ही हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन जो है वो लेनी पड़ती है। इसी तरीके से इसके खैर नॉर्मल सी इसकी रेंज मौजूद है 20 से लेकर 140 यूनिट पर लीटर जो है। अगला एंजाइम हमारे पास है, उसका नाम है क्रिएटिन काइनेज। इसको हम फॉस्फोक्रिएटिन काइनेज या बल्कि क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज भी जो है वो कहते हैं। और सबसे ज़्यादा ये हमारे पास कहाँ पाया जाता है? स्केलेटल और कार्डियक मसल्स के अंदर। और ये हमारे पास एक क्लिनिकल इंडिकेटर है फॉर द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या मसल डिजीजेस के अंदर भी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं कि उसका पार्ट है। और सबसे ज़्यादा हमारे पास ये एमआई का अटैक और मसल डिजीज वगैरह अगर बॉडी में किसी के लेट सपोज ब्लड के अंदर जनरली हमारे पास ये क्रिएटिन काइनेज मौजूद नहीं होता, या अगर होता भी है तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर जो है वो मौजूद होता है। लेकिन अचानक ही उसकी रेंज जो है वो 5-10 आना शुरू हो जाए, तो ये हमारे पास एक इनिशियल हमारे पास एक वो होती है कि इंसान के दिल में जो है वो कोई ना कोई चोट लगी है, एंजाइना या एमआई का कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से जो है वो मतलब मायोसाइटिस या मायोकार्डाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां जो है वो होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी जो उसकी रेंज रखी हुई है 55 to 170 मेल्स की होती है, जबकि फीमेल्स के अंदर हमारे पास जो है वो 30 से लेकर 135 तक हमारे पास जो है वो तकरीबन रेंजेस मौजूद सारी की सारी हो रही होती हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो एएलपी कहाँ पे पाया जाता है? पहला वाला लिवर में सर, लिवर अल्कलाइन और फॉस्फेटिस, लिवर और बोन में भी। लिवर और बोन के अंदर। जबकि क्रिएटिन काइनेज हमारे पास कहाँ पाया जाता है? सर स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। बिल्कुल, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स के अंदर हमारे पास पाया जाता है। ये खैर हमारे पास जो है वो 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसी तरीके से एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसका नाम है एएलटी, जिसको हम लोग जो है वो एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट एंजाइम है। कोई मैसेज कर रहा है कोई? कौन आना चाहता है? कौन आना चाह रहा है? समवन वांट्स टू जॉइन दिस कॉल लिखा आ रहा है मेरे पास। अच्छा, तो हमारे पास एक और एंजाइम है, उसका नाम है एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, जिसका शॉर्ट में नाम है एएलटी। अभी पीछे हमारे पास नाम क्या था? एएलपी, लेकिन ये हमारे पास क्या है? एएलटी। और दोनों के अंदर हमारे पास जो है वो काफी ज्यादा जो है वो डिफरेंस भी मौजूद है। एएलटी का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? एसजीपीटी, जो नॉर्मली एलएफटी करते हुए हम बहुत कॉमनली जो है वो देख रहे होते हैं। लिवर में पाया जाता है, हार्ट में, स्केलेटल मसल्स में। और किसी का अगर हमारे पास एसजीपीटी बढ़ा हुआ आता है तो उसको हम इनिशियली देखते ही बोल देते हैं कि भाई आपके लिवर में जो है वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई ना कोई इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से खाना पीना भी इंसान का नहीं हो पा रहा। और जो भी उसके सिम्टम होंगे वो दिन ब दिन जो है वो वेट गेन या वेट लूज वगैरह जो भी कुछ करना होगा वो करना शुरू कर देती हैं। तो एस का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, जो मुख्तलिफ किस्म के जाया जाता है। और ज़्यादा सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो ये एक लिवर स्पेसिफिक इंडिकेटर है ऑफ डैमेज, कि कौन कौन सी हमारे पास जो है वो मतलब ये डिसऑर्डर्स मौजूद होते हैं। अगर किसी का एएलपी भी बढ़ा हुआ आ रहा है और किसी का एएलटी भी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है? किसी का एएलपी भी बढ़ा हुआ है और किसी का एएलटी भी बढ़ा हुआ है। तो ज़्यादातर ये डैमेज कोई करेगा इसमें, इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस है या लिवर का कोई मसला है। आपकी आवाज़ कट गई थी, सॉरी, दोबारा बोलिएगा। सर इसका मतलब ये है, ये दोनों एंजाइम इंडिकेट करते हैं ज़्यादातर लिवर में कॉमन है। तो हम यही कहेंगे कि लिवर में कॉमन है दोनों, तो दोनों लिवर का कोई हेपेटाइटिस है या लिवर का कोई इन्फ्लामेशन हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि 2 एंजाइम हमारे पास इंडिकेट कर रहे हैं, तो जब भी हम एलएफटी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं एसजीपीटी, एएलटी, एएलबी, कि भाई अल्लाह करे ये सब चीज़ें सही हों। अगर किसी की ये सब रिपोर्टें सही आती हैं तो फिर वो पर्सन इज़ गुड टू गो। तो ये हमारे पास एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज जो है ये एक बहुत ज़्यादा लिवर स्पेसिफिक इंडिकेटर है और डैमेज का। फिर हमारे पास एक और एंजाइम आया था, उसको बोलते हैं एएसटी, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, जिसको हम सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस अमाइनेज बोलते हैं, एसजीओटी। ये भी
हमारे पास स्केलेटल मसल्स, हार्ट, कार्डियक मसल्स, किडनी, एरेथ्रोसाइट्स वगैरह में मिल पाया जाता है। तो और ये हमारे पास मोस्टली एसोसिएटेड है विद द मायोकार्डियल, हेपेटिक, पेरेन्काइमल एंड मसल डिजीजेस इन ह्यूमंस एंड मैमल्स। तो खैर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो ये हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब ज़रूरी है कि एएसटी जिसको हम एसजीओडी भी बोलते हैं, ये हमारे पास मायोकार्डियल मतलब कार्डियक के अंदर, हेपेटिक लिवर के अंदर, पेरेन्काइमल और मसल डिजीज वगैरह के अंदर जो है वो ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। नॉर्मल रेंजेस उसके नीचे लिखी हुई है, मेल में 10 to 40 होता है, लेकिन फीमेल के अंदर हमारे पास जो है वो 9 to 32 जो 9 to 32 तक जो है वो तकरीबन मौजूद होता है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक भी? जी सर, क्लियर है। ठीक है। एक एंजाइम जो एलडीएच मैं आपको बता रहा था वो थोड़ी देर पहले, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये बहुत ज़्यादा हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के हवाले से मतलब ये मतलब मेरी अपनी फैमिली में भी हो चुका है कि एलडीएच हमारे पास कहाँ-कहाँ पाया जाता है बेसिकली, हार्ट में, लिवर में, एरिथ्रोसाइट में, स्केलेटल मसल में, प्लेटलेट्स में, लिम्फ नोड्स के अंदर। ये डिफरेंट जगहों के ऊपर वो जगहें हैं जहाँ पे एलडीएच सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो पाया जाता है। लेकिन इंसानों के अंदर वो हार्ट के अंदर स्पेशलिटी जाता है। क्योंकि मतलब हमारे पास वहाँ पे वो इन्वॉल्व होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, मतलब ये सब में हीमोलाइसिस और लिवर डिजीज। जबकि जो नॉर्मल एलडीएच की जो लेवल की रेंजेस है ठीक है, क्लियर है मेरी बात? यस सर। छोटी सी बात है ये। फिर हम बात कर लेते हैं सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजनेज। इसका दूसरा नाम हमारे पास है एल एडिटॉल डिहाइड्रोजनेज, आईडीएच भी हम इसको बोलते हैं। और ये भी जो है वो लिवर स्पेसिफिक है और हेपेटिक इंजरी को इंडिकेट करता है कि अगर किसी के अंदर एसडीएच का या आईडीएच का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो ये भी हमारे पास जो है वो एक हेपेटिक लिवर इंजरी को जो है हमारे पास इंडिकेट जो है वो करेगा। नॉर्मल रेंजेस की 0 to 2 या 2 स्लैश मतलब 2 यूनिट पर लीटर जो है वो जनरली होती है। यहाँ तक आपके सारे के सारे एंजाइम्स जो थे वो सारे खत्म हुए कि हमारे पास जो है वो एएलटी है, एएसटी है, एएलपी है, उसके अलावा फिर सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजनेज है, उसके अलावा एसजीपीटी, एसजीओटी है, एलडीएच है, क्रिएटिन काइनेज है। मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम हैं जो बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं। और उसकी जब हमारे सारे के सारे एंजाइम मिलजुल के काम करते हैं तो ही एक ऑर्गेनिज्म की सस्टेनेबिलिटी जो है वो मेंटेन जो है वो रहती है। यहाँ पे आपका चैप्टर पे फाइनली जो है वो एंड हो गया। छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा इसके अंदर नहीं था। तो पूरे चैप्टर के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया कि सबसे पहले एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम की क्लासिफिकेशन क्या है, एक्टिव साइट क्या है, एलोस्टेरिक साइट क्या है, लॉक इन की मॉडल क्या है, इंड्यूस्ड मॉडल क्या होता है, क्लासिफिकेशन मैंने डिस्कस की, कुछ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स की मैंने डिस्कस की। उसके अलावा मैंने आपको एंजाइम एस क्लिनिकल बायोमार्कर्स के बारे में बताया, ए एल टी, ए एस टी, ए एल पी, और हमारे पास क्रिएटिन काइनेज, सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। मेजॉरिटी ऑफ द इमिग्रेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे पास मतलब ये जितने भी ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं ज़्यादातर वो सब के सब लिवर की इंजरी को ही हमारे पास जनरली, हाँ, लिवर की इंजरी को ही जनरली जो है वो इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो ए एल टी, ए एल पी, ए एस टी, एस जी ओ मतलब ये इवन हमारे पास जो एस डी एच है, सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजनेज, वो सारे के सारे भी हमारे पास लिवर इंजरी को ही इंडिकेट कर रहा होता है। उसके अलावा फिर यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म हो गया। किसी का कोई सवाल है तो काइंडली बिल्कुल मुझसे पूछ लें, तो फिर हम उसको अपना देख खत्म करते हैं। सर एक मेरा कोई सवाल सवाल है। किसी? जी जी सर। सर जैसे एएलटी है या एएसटी है, ये दोनों बढ़ जाते हैं, ज़्यादातर बच्चों के ड्यूरिंग डेवलपमेंट में बढ़ते हैं, तो इसकी क्या मैकेनिज्म है, क्या किस वजह से बच्चों में क्यों ज़्यादा बढ़ते, मतलब एंजाइम बढ़ते हैं उस टाइम ड्यूरिंग अच्छा, ये उनकी। आप नियोनेटल जॉन्डिस की बात भी कर रही हैं, उसी से रिलेट करता है वो। एक्चुअली होता क्या है कि जब बच्चों की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उनका लिवर जो है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हुआ हुआ होता। और जब लिवर उनका प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हुआ हुआ होता तो एंजाइम की जो रेंजेस हैं वो वेरी करती हैं, कम ज़्यादा वो होती रहती हैं। और लिवर एक दफ़ा जब प्रॉपर बन जाता है और बच्चों को जब फीड मिलती है, न्यूट्रिशन मिलती है, जब वो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद उनके एंजाइमेटिक लेवल जो होते हैं, जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं स्पेशली, वो हमारे नॉर्मल रेंजेस के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जॉन्डिस भी बच्चों को इसीलिए होता है क्योंकि उनका लिवर जो है वो प्रॉपर तरीके से आयरन को जो है और हीम को जो है वो प्रोसेस नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से नियोनेटल जॉन्डिस जो है वो बहुत कॉमन होता है। और लिवर की हमारे पास अफेक्ट होने की वजह से भी जो है वो बच्चों के अंदर कुछ इनिशियल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं।
जो भी एक्स्ट्रा जो हमारे पास बिलीरुबिन जमा हुआ हुआ होता है स्किन के अंदर, उसको भी डिकम्पोज करने के अंदर जो है वो हेल्प आउट कर रही होती है। तो एलएफटी के जो भी टेस्ट हमारे पास होते हैं सारे के सारे, उसके अंदर यही होता है कि ये मतलब सबके एंजाइम्स हमारे पास बच्चों में इसलिए वेरी करते हैं कि बच्चों का लिवर इन शॉर्ट जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, इसलिए उसकी रेंजेस जो है वो वेरी कर रही होती हैं। ठीक है? ओके सर, ठीक थैंक है। यू। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे भी एक तरीके से जो है वो खत्म हुआ। किसी का और कोई सवाल है तो मुझसे काइंडली पूछ लें। एंजाइम इनहिबिशन के बारे में ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। कोई और चीज़ हो, सबको समझ में आ गया सब कुछ? यस सर, समझ आ गया। ठीक है। नेक्स्ट वीक इसका टेस्ट रख लें। यस सर। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसका जो है वो टेस्ट रखते हैं, और ताकि आपकी ये भी याद आपको हो जाए। तो बायोकेमिस्ट्री के आपके जो है वो इंशाल्लाह 4 चैप्टर जो है वो कवर हो गए। एक इंट्रोडक्शन वाला हमने पढ़ा था, हार्मोन्स पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था, और साथ में जो है वो एंजाइम वाला भी पढ़ लिया। तो बायोकेमिस्ट्री के 4 हो गए। फार्मा के हमारे 2 हुए हैं, तो फार्मा के हवाले से नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसका आधे घंटे का टेस्ट हो, और फिर 1.5 घंटे हम लोग जो है वो फार्मा का नया चैप्टर जो है वो शुरू कर सकें, ताकि जो है वो फिर आपका कंटेंट जो है वो सारा कवर हो जाए। ठीक है? ओके सर। ठीक है जी। थैंक यू सो मच चलें आपके टाइम के लिए। फिर रिजल्ट मैं आप लोगों से जो है वो शेयर करता हूँ इंशाल्लाह थोड़ी देर में, तो फिर उसको देख लीजिएगा। चलें जी, ओके जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़।